नितिन गडकरी जी और माननीय विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भारत सरकार श्री पीयूष गोयल जी का। देवी और सज्जनों, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे माननीय मंत्रीगण, सांसद केबी तुमाने जी और उपस्थित विधायकगण सभी का और मंचासीन सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और मैं निवेदन करूंगा माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, जहाजरानी, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा माननीय विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भारत सरकार श्री पीयूष गोयल जी से कि वे स्वागत संबोधन के लिए पधारें। आज हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, हमारे लोकप्रिय, जनता के प्रिय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन मौदा की पावन धरती पर हुआ है। आप सबकी तरफ से मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं। हमारे नेता श्री आज यहाँ पे महामहिम श्री सुब्रमण्यम जी भी हैं, उनका भी मैं बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। और नितिन गडकरी जी, बाकी महानुभाव जो डायस पे हैं, उन सबको यहाँ पे मौदा पे आने के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आज समय कम है, मौसम खराब था, वास्तव में पहुँचते ही नागपुर में बहुत भारी वर्षा के कारण थोड़ी देर हुई, तो हम बाकी समय ना लेते हुए जल्द से जल्द प्रधानमंत्री जी को सब सुनने के लिए उत्सुक हैं, इसलिए मैं समय नहीं लूंगा। आप सबको बधाई, मौदा में इतना बड़ा प्रकल्प आया है, इसको अभी बढ़ा के 1000 मेगावाट से 2320 मेगावाट करने जा रहे हैं। काम शुरू हो गया और 3 वर्ष में वो भी पूरा हो जाएगा। आप सबको इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई हो और आज आने के लिए आप सबका स्वागत। धन्यवाद। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, जहाजरानी, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का संबोधन, उनसे निवेदन इसके लिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल आदरणीय गवर्नर साहब, विपक्ष नेता विनोद जी, हमारे लोकप्रिय सांसद तुमाने जी, हमारे लोकप्रिय विधायक चंद्रशेखर बावनकुळे जी, हमारे महाराष्ट्र के प्रमुख अध्यक्ष और हमारे पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे लोकप्रिय विधायक आशीष जायसवाल जी, सुधीर पारवे जी और मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और भाई और बहनों, सर्वप्रथम मी आपल्या सगळ्यांच्या वतीने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल यांना धन्यवाद देतो की त्यांनी 1000 मेगावॅटचा प्रोजेक्ट पूर्ण केलाच, पण अजून 1350 मेगावॅटचं नवीन काम या ठिकाणी सुरू केलं, याबद्दल त्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो। त्यांनी एक चांगली घोषणा केली आहे की आमच्या प्रधानमंत्र्यांनी सांगितलं आहे की आपल्या गावामध्ये ज्या शाळा आहेत त्या शाळांमध्ये शौचालय नाही आहे, मुलींच्या शाळेमध्ये नाही, मुलांच्या शाळेमध्ये नाही। त्यांनी सांगितलं की एनटीपीसीच्या वतीने आपल्या भागातल्या नागपूर जिल्ह्यातल्या गडचिरोली नागपूर विभागामध्ये 1000 शाळा ज्या आहेत त्या शाळांना ते त्यांच्या फंडातून आपल्या इथे शाळांमध्ये शौचालय बांधून देणार आहेत, असं त्यांनी जाहीर केलं। मी त्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो। पीयूष जी, तुम्ही सगळ्या मागण्या मान्य केल्या, केवळ छोटीशी विनंती तुम्हाला आहे की ज्यांनी जमिनी दिल्या आहेत त्यातल्या अजून काही लोकांना रोजगार मिळालेला नाही आहे, तेवढी या सगळ्यांची मागणी आहे, तुम्ही याच्यावर जरूर विचार करा अशी माझी तुम्हाला विनंती आहे। तुम्हाला माहिती आहे आपले प्रधानमंत्री जी गाव, गरीब, मजदूर आणि शेतकऱ्याच्या हिताकरता सतत विचार करणारे आहेत। 3 दिवसापूर्वी हरियाणामध्ये माननीय प्रधानमंत्र्यांनी प्रधानमंत्री सिंचन योजनेची घोषणा केलेली आहे। प्रधानमंत्री जी, इस प्रोजेक्ट को जो पानी मिल रहा है वो गोसी खुर्द प्रकल्प से मिलता है, वो हमारा राष्ट्रीय प्रकल्प है, उसका काम अभी बंद है। अगर वो प्रकल्प पूरा होगा तो पूर्व विदर्भ में कम से कम 2.5 लाख एकड़ खेती को पानी मिलेगा और इसलिए आपके सिंचन योजना में इस प्रकल्प का काम जल्द से जल्द पूरा हो, इसके तरफ आप ध्यान दें, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। जब नरेंद्र भाई गुजरात में मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 5 लाख चेक डैम बनाए। धावणाऱ्या पाण्याला चालायला लावा, चालणाऱ्या पाण्याला थांबायला लावा आणि थांबलेल्या पाण्याला जमिनीला प्यायला लावा। याचं सुंदर उदाहरण आपल्या नरेंद्र भाईंनी गुजरातमध्ये दिलेलं आहे। आपल्या भागात सिंचनाच्या सुविधा वाढवण्याचा आपला प्रयत्न आहे।
आज आपण एवढ्या मोठ्या संख्येने उपस्थित झालात. आपल्या या भागाचा विकास करण्यामध्ये प्रधानमंत्रींच्या नेतृत्वाखाली आपलं केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज खूप प्रयत्न केले. आपण सगळेजण या ठिकाणी एवढ्या मोठ्या संख्येने उपस्थित आहात. मी तुमानेंचं, आशिष जयस्वालचं आणि चंद्रशेखर बावनकुळे आपल्या या भागाचे जे नेतृत्व आहे त्यांनी आजचा कार्यक्रम यशस्वी होण्याची अभूतपूर्व सफलता या ठिकाणी मिळाली आहे. त्यांनाही पण मी मनापासून धन्यवाद देतो आणि माननीय प्रधानमंत्र्यांनी आपले विचार आपल्या समोर ठेवावे अशी त्यांना विनंती करतो. बहुत बहुत आभार माननीय गडकरी जी का. देवी और सज्जनों, अब वो ऐतिहासिक क्षण आ पहुंचा है जिसकी हम सबको प्रतीक्षा है और जिस उद्देश्य से हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं. हम अनुरोध करते हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि वे शिला पट्टिका का अपने शुभ कर कमलों से अनावरण कर मौदा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के पहले चरण को राष्ट्र को समर्पित करने की कृपा करें. सभी गणमान्य अतिथियों से भी अनुरोध है कि ससम्मान इसमें सम्मिलित होने की कृपा करें. माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नेतृत्व में देश विकास की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए अग्रसर है. आपके मेक इन इंडिया आह्वान के अनुरूप कार्य करने के लिए एनटीपीसी प्रतिबद्ध है. हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करते हैं कि वे यहां उपस्थित विशाल जनसमूह को संबोधित करने की कृपा करें. माननीय प्रधानमंत्री महोदय. मंचावर बसलेले राज्यपाल श्रीमान के शंकर नारायणन जी, आपल्या नागपूरचे सपूत केंद्रीय मंत्री श्री नितीन गडकरी जी, केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी, नेता प्रतिपक्ष श्रीमान विनोद तावड़े जी, सांसद श्रीमान के.बी. तुमाने जी, मंचावर बसलेले अन्य सर्व महानुभाव, बंधू भगिनी, मौदा आणि पूर्ण विदर्भातील जनतेला माझा नमस्कार. हा धान उत्पादक शेतकऱ्यांचा प्रदेश आहे. धान शेतीसोबत औद्योगिक प्रगतीची सुरुवात आज आम्ही करतो आहे. मैं सबसे पहले आप सबकी क्षमा मांगता हूं. मुझे पहुंचने में विलंब हुआ. आपको बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ी, लेकिन नागपुर हवाई अड्डे पर इतनी तेज बारिश थी कि यहां पहुंचने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था. आखिरकार आप लोगों की बात वरुण देवता ने सुन ली और बारिश रुक गई, और इसके कारण मैं आप सबके बीच पहुंच पाया. किसी भी देश में अगर विकास करना है तो सबसे पहले प्राथमिकता देनी होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की. और अगर समय की कसौटी पर खरा उतरने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में हम सफल होते हैं तो विकास की संभावनाएं अपने आप बढ़ जाती है. और उसमें भी सबसे ज्यादा जरूरत होती है
बिजली की। आज टेक्नोलॉजी का युग है। किसान भी अपने खेत में हर प्रकार के काम के लिए बिजली का उपयोग करता है। पहले तो शायद या तो दीपक जलाने के लिए या जमीन में से पानी निकालने के लिए वो बिजली का उपयोग करता था, लेकिन आज कृषि क्षेत्र में भी बहुत बड़ी मात्रा में बिजली से चलने वाले साधनों का उपयोग होता है। ग्रामीण जीवन में भी अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ में चेंज लाना है तो बिजली से शुरुआत होती है। आज गांव में डॉक्टर रात को रुकने को तैयार नहीं, शिक्षक गांव में रुकने को तैयार नहीं, पटवारी गांव में रुकने को तैयार नहीं। वो शाम को दफ्तर बंद करके शहर चला जाता है। इसकी मुसीबत का कारण क्या? अगर गांव में बिजली है, पंखा चलता है, एसी चलता है, टीवी चलता है, तो उसको रात को रुकने का मन करता है। और अगर रात को रुकता है तो धीरे धीरे उस गांव से उसका लगाव होता है, गांव के सुख दुख का वो साथी बन जाता है। और इसलिए बिजली जितनी जल्दी हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचे, ये हमारी प्राथमिकता है। आजादी के इतने सालों के बाद भी जहां बिजली है वहां भी 24 घंटे बिजली नहीं मिलती है। कहीं 4 घंटे मिलती है, कहीं 6 घंटे, कहीं 8 घंटे, कहीं 10 घंटे। आप मुझे बताइए, 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर बिजली का उत्पादन नहीं होगा तो बिजली मिलेगी कहां से? अगर बिजली के कारखाने नहीं लगेंगे तो बिजली आएगी कहां से? और इसलिए आपने देखा होगा, मेरी नई सरकार बनने के बाद मैंने सर्वाधिक जो कार्यक्रम किए हैं वो बिजली से जुड़े हुए कार्यक्रम किए हैं। मैं भूटान गया तो भूटान में बहुत पानी है। उस पानी के माध्यम से बिजली पैदा करना, सस्ती बिजली पैदा करने की संभावना है। भूटान में जाकर के वो काम किया, उनसे योजना आगे बढ़ाई। अभी नेपाल गया तो नेपाल में भी हिमालय की नदियां बहुत है, उसमें से बिजली पैदा हो सकती है। बिजली के काम को वहां गति देने के लिए वहां की सरकार से विस्तार से बातें की। जम्मू कश्मीर गया, वहां भी पानी की संभावना है, वहां पर बिजली की चिंता की। क्लीन एनर्जी, ये जितनी संभावनाएं बढ़ती है उन सारों को टैप करने का प्रयास है। आखिरकार कोशिश ये है कि आने वाले कुछ वर्षों में हिंदुस्तान के हर गांव में हर गरीब से गरीब परिवार को भी 24 घंटे बिजली पहुंचाना है। और जब बिजली आती है तो सिर्फ अंधेरा जाता ऐसा नहीं है, सिर्फ टीवी पे सीरियल देखने को मिलती है ऐसा नहीं है। बिजली आती है तो उसके साथ उद्योग भी आते हैं, रोजगार की संभावनाएं पैदा होती है। अपने इस क्षेत्र में आज 1000 मेगावाट बिजली का कारखाना राष्ट्र को समर्पित हो रहा है, लेकिन साथ साथ 1320 मेगावाट बिजली नई उत्पादन का एक और कारखाना लगाने का शिलान्यास भी हो रहा है।
और इसके कारण विदर्भ के इस पूरे क्षेत्र में बिजली प्राप्त होना सरल हो जाएगा। और मुझे विश्वास है, अगर एक बार जब मैं यहां चुनाव के दिनों में आया था, मैं यवतमाल वगैरह इलाके में जब जहां गया था, जब हमारे किसान भाई आत्महत्या करते हैं उनके परिवारों में गया था, हजारों किसानों को आत्महत्या करनी पड़े, इससे बड़ी कोई पीड़ा नहीं हो सकती है। और जब मैंने वहां पूछा तो कई किसानों ने मुझे बताया कि उनके यहां पानी 20-25 मीटर नीचे है, ज्यादा नहीं, 20-25 मीटर, लेकिन बिजली न होने के कारण पानी का कोई प्रबंध नहीं है और उन्हें कारण अकाल की नौबत आती है, किसान कर्जदार बन जाता है और किसान को मौत के घाट आत्महत्या की नौबत आती है। अगर ये बिजली हम पहुंचाते हैं तो जिन किसानों को अपनी खेती में बिजली की आवश्यकता है, उनको आवश्यक बिजली मिले, कम दामों में मिले, और कभी उसको अकाल के संकट से गुजरने की नौबत आए तब इस बिजली के द्वारा निकाले हुए पानी के माध्यम से वो अपना साल भर का गुजारा कर ले सकता है। और इसलिए बिजली वो सिर्फ सुख वैभव का साधन नहीं है, बिजली विकास के लिए अनिवार्य बन गई है। और इसलिए हमारी सरकार का ये प्रयास है कि हिंदुस्तान में जहां जहां बिजली उत्पादन की संभावनाएं हैं, चाहे विंड एनर्जी हो, सोलार एनर्जी हो, कोयले से पैदा होने एनर्जी हो, गैस से पैदा होने वाली एनर्जी हो, इतना ही नहीं, शहरों में कूड़े कचरे से भी अगर बिजली पैदा होती तो उसको भी करना है, लिग्नाइट से बिजली पैदा होती तो उससे भी करना है। ऊर्जा के जितने स्रोत हैं उन सारे स्रोत का उपयोग करते हुए और हो सके उतना ज्यादा क्लीन एनर्जी तरफ की ओर जाने का हमारा प्रयास है। हमारे देश में सूर्य ऊर्जा बहुत बड़ी मात्रा में है। सूर्य ऊर्जा से निकली हुई बिजली एक जमाने में बहुत महंगी थी, लेकिन अब उसमें काफी सुधार हुआ है। अब वो इतनी महंगी नहीं पड़ती जितने पहले कभी सोचा जाता था, और अल्टीमेटली वो बहुत सस्ती पड़ती है क्योंकि कोई फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ती है। और इसलिए पूरे देश में सोलार एनर्जी की भी जाल बिछाने का इस सरकार का इरादा है। और इतना ही नहीं, एक दिन वो आ सकता है कि जब हम रूफटॉप पॉलिसी ला करके हर परिवार अपने छत पर अपनी जरूरत की बिजली पैदा कर सके, सोलार एनर्जी के द्वारा पैदा कर सके, बिजली का खर्चा बच जाए, यहां तक इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। दुनिया के कुछ देशों ने प्रयोग सफल किए हैं। भारत जैसा देश जिसके पास इतनी सूर्य शक्ति हो, उस सूर्य शक्ति का हम भरपूर उपयोग करना चाहते हैं। हमारे यहां शास्त्रों में सूर्य भगवान की कल्पना 7 घोड़े के रथ पर सवार की गई है। उसके चित्र भी बनते हैं कि सूर्य भगवान 7 घोड़े के रथ पर सवार होते हैं। सूर्य भगवान ऊर्जा का प्रतीक है। और ये जो 7 घोड़े हैं ना, आज के जमाने में नए रूप में देख रहा हूं मैं उसको। ये ऊर्जा के 7 स्रोत हैं, कोयला है, गैस है, पानी है, लिग्नाइट है, सोलार है, विंड है, कूड़ा कचरा है, इसमें से बिजली पैदा हो सकती है। इन 7 घोड़ों से ये सूर्य का रथ चल सकता है, ऊर्जा का रथ चल सकता है, और इस काम को करने की दिशा में हम प्रयासरत हैं। मैं आज जब विदर्भ में आया हूं
और किसानों की आत्महत्या को मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। सरकार ने एक योजना, मैंने 15 अगस्त को लाल किले से उसकी घोषणा की थी, प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये प्रधानमंत्री जन धन योजना का लाभ सबसे ज्यादा हमारे किसान ले सकते हैं। आखिर किसान को आत्महत्या करने की नौबत इसलिए आती है कि वो साहूकार से कर्ज लेता है, और साहूकार से कर्ज लेने के कारण जब कर्ज चुका नहीं पाता है तो ब्याज के संकटों के कारण आखिरकार वो मौत को प्यारा कर लेता है। ये प्रधानमंत्री जन धन योजना के द्वारा हर परिवार का बैंक अकाउंट खोलने का हमारा प्रयास है, और मेरा भी आग्रह है आप सबको, 28 तारीख को ये योजना प्रारंभ होगी। आप सबके परिवार का अगर बैंक अकाउंट नहीं है तो बैंक अकाउंट खोल दीजिए, और अगर आप बैंक अकाउंट खोलेंगे तो बैंक की तरफ से एक आपको डेबिट कार्ड मिलेगा, और उसके साथ ही आप के लिए 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस भारत सरकार निकालेगी। 1 लाख रुपए का बीमा, उसके साथ ही आपको बीमा आपका बन जाएगा। इसके कारण एक सुरक्षा की गारंटी बनेगी। और इसलिए मैं किसान भाइयों से, विशेष करके विदर्भ के हमारे किसान भाइयों बहनों से आग्रह करता हूं कि साहूकारों के चक्कर से मुक्ति के लिए ये प्रधानमंत्री जन धन योजना, जो मुख्य रूप से गरीबों के लिए है, आप अपना खाता खोलिए और आप ही अपने भाग्य विधाता बनिए। और ये योजना उसी काम के लिए आने वाली है। इस बार बजट में आपने देखा होगा, सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की घोषणा की है। इंफ्रास्ट्रक्चर का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र यह भी है, जिस प्रकार से रोड से गांवों को जोड़ा जाता है, उसी प्रकार से पानी की व्यवस्था खेतों तक पहुंचाने का प्रबंध भी होना चाहिए। और हमारे देश का किसान इतना ताकतवर है, एक बार अगर उसको पानी मिल जाए तो मिट्टी में से सोना पैदा करने की ताकत हमारा किसान रखता है। और इसलिए हर क्षेत्र में पानी कैसे पहुंचे, पानी बचाने का काम कैसे हो, जल संचय भी अच्छी तरह हो, जल सिंचन भी अच्छी तरह हो, उस पर बल देकर के हमारी कृषि को आज जो संकटों के घेरे में रहती है, आशंका के बादल छाए रहते हैं, बारिश हुई तो किसान के लिए जिंदगी ठीक, बारिश नहीं हुई तो किसान को मुसीबत, ये जो स्थिति है उसमें से कुछ एश्योरेंस की स्थिति बने, इस दिशा में प्रयास दिल्ली में बैठी हुई भारत सरकार का है। और इसलिए किसान को बिजली मिले, किसान को पानी मिले, गांवों के जीवन में भी बदलाव लाना है। बहुत तेजी से दुनिया बदल रही है। हमने एक डिजिटल इंडिया की बात कही है। हम जानते हैं कि शायद ही कोई परिवार ऐसा होगा जिसके पास मोबाइल फोन न हो। मोबाइल फोन की हमें इतनी आदत हो गई है, अगर घंटा 2 घंटा बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो हम परेशान हो जाते हैं, जैसे हम ही डिस्चार्ज हो गए हो, मन से एकदम असंतुलित हो जाते हैं और कनेक्टिविटी नहीं मिलती है तो भी परेशान हो जाते हैं। उस टेक्नोलॉजी का हमारे जीवन से इतना जुड़ाव हो गया है और इसलिए टेक्नोलॉजी के माध्यम से
शासन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने में बहुत बड़ी मदद मिल सकती है। उसी मदद के हेतु डिजिटल इंडिया के द्वारा आपके मोबाइल फोन में ही आपकी सरकार क्यों न हो, आपकी सरकार आपकी हथेली में क्यों न हो, ये काम मुश्किल नहीं है। बड़ा देश है, पूरा करना एक दिन में संभव नहीं होता, लेकिन काम संभव है। और इसलिए भाइयों बहनों, उस काम को करने का भी संकल्प हमने किया है, जिसकी हमने शुरुआत कर दी है। लेकिन आज जब मैं बिजली के इस कार्यक्रम के लिए आया हूं, तब सरकार का काम है बिजली उत्पादन हो, सरकार का काम है बिजली उत्पादन करने वालों को कोयला मिले, गैस मिले, जो आवश्यक ईंधन है, फ्यूल है, वो मिले। लेकिन नागरिकों के नाते हमारी भी एक जिम्मेवारी है, और वो है बिजली बचाना। आज अगर हमारा 100 रुपये के बिल आता है, तो हमने तय करना चाहिए कि अगले महीने का बिल 90 रुपये का कैसे आए, 10 रुपया कैसे बचाएं। अगर 10 रुपया बचाएंगे तो बच्चों के लिए दूध ला सकते हैं। ये सब संभव है, थोड़ा सा जागरूकता से प्रयास करना पड़ता है। और अगर हम सब एक नागरिक बिजली बचाने का काम करें, तो बिजली उत्पादन करने में जितना खर्च लगता है, उससे ज्यादा देशभक्ति का काम बिजली बचा करके भी हो सकता है। और बिजली बचाना ये कोई उपकार नहीं है। हम बिजली बचाते हैं तो हमारा खर्चा भी बचता है, हमारा बिल भी कम आता है, परिवार को लाभ होता है, देश को भी लाभ होता है। और इसलिए मैं सभी नागरिक भाइयों बहनों से सार्वजनिक रूप से आग्रह करता हूं कि आप घर में सब परिवार के लोग बैठ के तय करो कि अगले महीने हमारा बिजली के बिल में कितनी कमी लानी चाहिए। कोई 10 रुपया तय करे, कोई 20 रुपया करे, कोई 25 रुपया करे, कोई 50 रुपया करे। और अगले महीने जब बिल आए तो परिवार के लोग बैठ करके चर्चा करें कि भाई तय किया था कि 10 रुपया बिल कम करेंगे, लेकिन नहीं हुआ, 8 रुपया ही कम हुआ, क्या कमी रह गई। परिवार में एक चर्चा स्वभाव बनना चाहिए। बिजली का एक अलग बजट की चर्चा होनी चाहिए परिवार में। और मैं तो स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी कहता हूं, टीचर्स को भी कहता हूं, वो बच्चों को शिक्षा दें कि हर बच्चा अपने घर में अपने परिवार के माता पिता बड़े भाई जो भी हो, उनसे शपथ लें कि अपने घर में हम बिजली बचाएंगे। एक बार बिजली बचाने का माहौल बन गया तो जीवन बदल जाता है। हमें बिजली की आदत इतनी हो गई है कि पूर्णिमा का जो पूर्ण चांद होता है, उस चांद की शीतलता क्या होती है वो हम भूल गए हैं। अरे कभी तो पूर्णिमा की रात को बिजली बंद करके देखो तो सही, आसमान में बिजली भी बचेगी और चंद्रमा की शीतलता का अनुभव भी होगा। एक सहज स्वभाव हम कैसे बनाएं, और अगर सहज स्वभाव बनाते हैं तो हम जरूर राष्ट्र की सेवा में काम आ सकते हैं। और इसलिए मैं भाइयों बहनों आपसे आग्रह करता हूं कि हम सब विकास की ओर कोई न कोई कदम उठाएं। हमारे आने वाली पीढ़ी को अगर रोजगार दिलाना है, उनको सुख चैन की जिंदगी अगर जीने के लिए हमने व्यवस्था करनी है, तो विकास की राह पर हमें आज से ही चलना शुरू करना पड़ेगा। विकास एक ही मंत्र लेकर के हम चलेंगे, आप देखिए देखते ही देखते बदलाव शुरू हो जाएगा। आज किसान भी, उसके अगर 3 बेटे हैं तो क्या योजना करता है? वो योजना ये करता है कि चलो ये छोटे वाला बेटा खेती संभालेगा,
लेकिन 2 बेटे शहर में जाएंगे, नौकरी करेंगे। किसान भी अपने 3 बेटे में से 2 बेटों को नौकरी के लिए भेजता है, क्योंकि उसको लगता है परिवार चलाना है तो नौकरी के लिए जाना पड़ेगा। इसका मतलब रोजगार की संभावनाएं नई तलाशनी पड़ेगी, और रोजगार की नई संभावनाएं तलाशनी है तो औद्योगिक विकास के द्वारा होगा। ये बिजली के माध्यम से इस क्षेत्र में छोटे छोटे कारखाने लगे, यहां के नौजवान खुद कोई न कोई उत्पादन के क्षेत्र में जाए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाए। इतना ही नहीं, गांव में तो कृषि आधारित उद्योग भी शुरू किए जा सकते हैं, जिसके कारण किसान को भी लाभ होगा, उद्योग आएगा तो रोजगार भी बढ़ेगा। और इसलिए कृषि आधारित रोजगार, उद्योग और उसके आधार पर ग्रामीण नौजवान को रोजगार, इस काम के लिए हम बिजली का उपयोग कैसे करें। आज जो काम आज मान लीजिए कुम्हार है वो मिट्टी का काम करता है, लेकिन अगर बिजली से चलने वाला यंत्र उसको मिल गया तो अपना कुम्हारी काम में पहले 10 रुपए का काम करता था, 100 रुपए का काम करने लग जाएगा। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके दिया, उसका उत्पादन बढ़ेगा, उसकी क्वालिटी बढ़ेगी। हर एक क्षेत्र में हम कैसे आगे बढ़ें, हम उत्पादन ज्यादा कैसे दें और देश की आर्थिक विकास यात्रा में एक नागरिक के नाते हम भी भागीदार बने, उस एक दायित्व को लेकर के अगर हम चलेंगे, मुझे विश्वास है देश को आगे बढ़ाने का हमारा जो सपना है, 125 करोड़ देशवासी उन सपनों को जरूर साकार कर पाएंगे, ये मेरा विश्वास है। इतनी बड़ी संख्या में आप लोगों का आना ये छोटी बात नहीं है। ये एनटीपीसी वालों ने बिजली के कई कार्यक्रम पहले भी किए होंगे, कई उद्घाटन भी किए होंगे, लेकिन शायद इतनी बड़ी संख्या में लोगों को कभी देखा नहीं होगा। ये जनसैलाब यहां है, इसका कारण क्या है? उसका कारण साफ है, देश की जनता को विकास चाहिए, और जहां भी विकास की बात होगी, मैं विश्वास से कहता हूं देश की जनता इसी प्रकार से जुड़ जाएगी। देश की जनता विकास के लिए ज्यादा प्रतीक्षा करने को तैयार नहीं है। ये जनसैलाब इस बात का प्रतीक है कि उसको एकमात्र काम में विश्वास है, विकास। और इसलिए भाइयों बहनों, विकास की दिशा में हमें आगे बढ़ना है। लेकिन आज देश में जब भी कहीं जाते हैं तो सामान्य मानवी को एक बात की चीड़ है, गुस्सा है, दुख है, पीड़ा है, और वो है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार ने हमारे देश को तबाह करके रखा हुआ है, और हालत ये बन गई है कि कुछ लोगों के जीवन में भ्रष्टाचार एक शिष्टाचार बन गया है। देशवासी आइए, मैं इस काम को करना चाहता हूं, मेरी मदद कीजिए। ये बीमारी इस देश से निकालनी है, और निकाली जा सकती है। और एक बार अगर समाज मेरे साथ जुड़ करके जग गया, मैं नहीं मानता हूं किसी की ताकत है कि अब ये पाप करने की हिम्मत करेगा। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने से कई लोगों को जरा परेशानी होती है, लेकिन कितने दिन तक हम चीजों को छिपा के रखेंगे? आप मुझे बताइए, पाप है कि नहीं है हमारे घरों में, हमारे देश में, समाज जीवन में पाप है कि नहीं है भैया? बताइए, है कि नहीं है? तो कब तक छुपा के रखेंगे? इस पाप से मुक्ति हमें पानी है, और हम सब ने मिलकर के उस दिशा में कदम उठाना है।
हम सबका सहयोग होगा। मैं नहीं मानता हूं भ्रष्टाचारी कुछ कर सकते हैं भाइयों। वे अलग थलग पड़ जाएंगे। अब उनको भी लगना पड़ेगा कि समाज की सोच बदल चुकी है, हम भी अब सीधी लाइन में चलें। पहले जितना पाप किया कर लिया, अब नया पाप करने का अवसर नहीं मिलेगा। ये बात हमको करनी होगी। और पूरे देश में एक आलेख जगानी है हमने, और इन चीजों को हमने सफलता पानी है अगर जनता का सहयोग मिलता है। ये काम कठिन नहीं है। ये बीमारी जाना मुश्किल काम नहीं है। और मेरा विश्वास है कि इन स्थितियों को प्राप्त किया जा सकता है। आपके आशीर्वाद से इस बीमारी से भी देश को मुक्ति दिलाने में हम सफल होंगे। हम महाराष्ट्र के अंदर संकल्प करें कि इस बीमारी से हमें मुक्ति लानी है। हिंदुस्तान के कोने कोने में बात पहुंच जाएगी, क्योंकि महाराष्ट्र तो है जहां से लोकमान्य तिलक जी ने कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। वही तो महाराष्ट्र कह सकता है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। उस बात को हम लेके चले। फिर एक बार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की। ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का उनके इस प्रेरक संबोधन के लिए। देवी और सज्जनों, जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री महोदय देश की प्रगति के चक्र को नई ऊंचाइयों की ओर ले जा रहे हैं, हम सब उससे गौरवान्वित हैं। और इसीलिए अब हम श्री देवेंद्र चौधरी, अपर सचिव विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि वे माननीय प्रधानमंत्री महोदय को विद्युत मंत्रालय की तरफ से शुभकामनाओं सहित ये प्रगति चक्र स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट करें, आप सबके करतल ध्वनि के साथ। और एनटीपीसी परिवार की तरफ से डॉक्टर अरूप रॉय चौधरी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एनटीपीसी, माननीय प्रधानमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। और देवी और सज्जनों, श्री देवेंद्र चौधरी, अपर सचिव विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, माननीय राज्यपाल महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। और डॉक्टर अरूप राय चौधरी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एनटीपीसी, से निवेदन है कि श्री नितिन गडकरी जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। और इसी के साथ आज का ये लोकार्पण समारोह संपन्न होता है। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, उनके इतने व्यस्ततम कार्यक्रम के बीच समय निकालकर यहाँ ये पधारे और अपने प्रेरक संबोधन से हम सबका मार्गदर्शन किया है और हम सबको आगे बढ़ने का जो संकल्प दिया है, जो शपथ दिलाई है, भारत माता इस देश के लिए, इस समाज के लिए कुछ करने का, जिससे इस देश को विकास को गति मिले, इस बात के लिए उनका आभार। साथ ही हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं माननीय राज्यपाल महाराष्ट्र श्री के शंकर नारायणन जी का, माननीय नितिन गडकरी जी, केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन